अमित शाह ने तोड़े देश के सभी पूर्व गृह मंत्रियों के रिकॉर्ड। देश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले गृह मंत्री बने अमित शाह। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने की जमकर तारीफ, कहा अभी और आगे जाना है। 5 अगस्त 2025 को गृह मंत्री अमित शाह स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं। 2258 दिनों के कार्यकाल के साथ उन्होंने अब लाल कृष्ण आडवाणी के गृह मंत्री के रूप में 2256 दिनों के कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए जोरदार उनकी तारीफ की और कहा कि ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी और आगे जाना है। 2019 से गृह मंत्री के रूप में अमित शाह की कई सारी प्रमुख उपलब्धियां रही, जैसे कि आर्टिकल 370 का उन्मूलन, वामपंथी उग्रवाद पर नियंत्रण, 3 नए आपराधिक कानून, साइबर अपराध की रोकथाम, आपदा प्रबंधन जिसमें शून्य हताहत दृष्टिकोण अपनाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी सीएए, नशे के खिलाफ व्यापक अभियान, आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति, पूर्वोत्तर भारत में शांति और विकास, महिला सशक्तिकरण, ये सभी उनकी उपलब्धियां रही। अब ऐसे में इन उपलब्धियों के बारे में भी जरा विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 370 के उन्मूलन की। गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के 70 दिनों के भीतर बिना किसी व्यवधान के 70 साल पुराने मुद्दे का समाधान किया। एक झंडा, एक संविधान, एक प्रधानमंत्री का नारा दिया। इस बीच 2019 से 25 के दौरान 2004 से 9 की तुलना में हिंसक घटनाओं में 86% की कमी आई है। लोकतंत्र का जमीनी स्तर पर विस्तार हुआ है। जम्मू कश्मीर में पहली बार ब्लॉक विकास परिषद चुनाव में 98.3%, संसदीय आम चुनाव में 58.46% और विधानसभा चुनाव में 63% मतदान हुआ। घाटी में पथराव पूरी तरह से समाप्त हो गया। आतंकवादियों के अंतिम संस्कार पर भी प्रतिबंध लगाए गए। आतंकवादी समर्थकों को सरकारी नौकरियों से चुन चुन कर भी हटाया गया। पहले जम्मू कश्मीर में स्थानीय लोग हथियार उठाते थे, लेकिन अब स्थानीय लोग आतंकवादी नहीं बन रहे हैं। सामाजिक न्याय की बात करें तो वाल्मीकि समुदाय, पहाड़ी लोग, पद्दारी, कोली और गड़ा ब्राह्मणों को आरक्षण प्रदान किया गया। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण और 15 नई ओबीसी जातियों के लिए 8% आरक्षण सुनिश्चित किया गया। अब बात कर लेते हैं आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की। तो आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहिष्णुता नीति यानी जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आपको बता दें कि कार्रवाई हो रही है। पिछले दशक में आतंकवादी घटनाओं में से 71% की कमी आई है। सीमा पर घुसपैठ में 64% की कमी आई है। पथराव की घटनाओं में 100% की कमी आई है। एनआईए अधिनियम में संशोधन, तो एनआईए के अधिकार क्षेत्र में नए अपराधों को शामिल करना और एनआईए को अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र प्रदान करना। यूपीए अधिनियम में भी संशोधन किया गया। तो यह आपको बता दें कि एनआईए को आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करने और किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार दिया गया, जिसमें आपको बता दें कि अब तक 57 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया जा चुका है। पिछले 10 वर्षों में 23 संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया। 2019 के बाद पहली बार 9 संगठनों को गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 में भी संशोधन किया गया है। हथियारों की अवैध तस्करी और उपयोग पर प्रतिबंध लगा। आतंकवाद के वित्त पोषण को नियंत्रित करने के लिए 25 सूत्रीय एकीकृत योजना बनाई गई। राष्ट्र विरोधी परिस्थिति तंत्र उसे ध्वस्त किया गया। पीएफआई, हुर्रियत और अन्य पर भी प्रतिबंध लगा। पीएफआई नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। सितंबर 2022 में एक ही दिन में 15 राज्यों में 90 से अधिक स्थानों पर एक साथ छापे मारे गए। इस कट्टरपंथी संगठन की रीढ़ पीएफआई के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए और पीएफआई पर देश भर में प्रतिबंध लगा दिया गया। 3 नए आपराधिक कानून की भी बात कर लेते हैं। औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार भारतीय न्याय प्रणाली लागू हुआ। आईसीजेएस के 5 स्तंभ, पुलिस, न्यायपालिका, जेल, फॉरेंसिक और अभियोजन का एकीकरण किया गया। सर्वोच्च न्यायालय में एफआईआर का पंजीकरण। 3 वर्षों के भीतर न्याय, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के लिए अलग अलग अध्याय, आतंकवाद और मॉब लिंचिंग की परिभाषा सुधार के बजाय दंड को प्राथमिकता। पहली बार सामुदायिक सेवा भी शुरू की गई।
नागरिकों का दमन करने वाले जो कानून थे उस पर भी आप कह सकते हैं कि रोक लगाई गई। राजद्रोह कानून पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया। EFIR, 0 FIR भारत में कहीं भी ये लागू किया गया। कभी भी FIR दर्ज कराने की सुविधा भी जो है की गई। फरार अपराधियों की अनुपस्थिति में भी मुकदमा दर्ज करने का कानून लाया गया। फॉरेंसिक साक्ष्य को अनिवार्य बनाना और वैज्ञानिक जांच को मान्यता देने वाले डिजिटल साक्ष्य को बढ़ावा दिया गया। CCTNS, E-कोर्ट, E-जेल, E-अभियोजन, E-फॉरेंसिक डेटा आधारित न्याय वितरण प्रणाली द्वारा आपको बता दें कि क्रिकमैक को जो है आगे बढ़ाया गया। अब ऐसे इसी के साथ बात कर लेते हैं CAA की, यानी नागरिक संशोधन अधिनियम की। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार 6 धर्म यानी हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, ईसाई, पारसी के शरणार्थियों को भारत नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नियम 11 मार्च 2024 से लागू किया गया। निवास अवधि 12 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई। साथ ही अवैध प्रवासियों की परिभाषा और संबंधित कार्रवाई से छूट मिली। आवेदन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप्लीकेशन की सुविधा की गई। CA 2019 और टोल फ्री नंबर 1032 स्थापित किया गया। अब बात कर लेते हैं आपदा प्रबंधन की, यानी शून्य हाथाहाथ दृष्टिकोण अपनाया गया था। तो SDRF को 4 गुना और NDRF को 3 गुना वृद्धि के साथ धनराशि वितरित की गई। वर्ष 2024 से 25 में केवल SDRF को 2026.44 बिलियन और NDRF को 516.7 बिलियन की धनराशि जारी की गई। प्रतिक्रियात्मक सक्रिय दृष्टिकोण, इसके बारे में समझिए। आपदा के 10 दिनों के भीतर अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल यानी IMCT आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए। पिछले 6 वर्षों में विभिन्न राज्यों में 97 IMCTC दल भेजे गए। पूर्व चेतावनी प्रणाली में भी सुधार किया गया। 7 दिन पहले पूर्व चेतावनी संदेश यानी पहले 3 से 5 दिन पहले भेजे जाते थे। सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल यानी CAP भौगोलिक आधिकारिक तत्काल चेतावनी मार्च 2021 से शुरू हुई थी और अब तक 631.1 अरब या उससे अधिक चेतावनी संदेश जारी कर चुके हैं। नशीले पदार्थों के विरुद्ध भी व्यापक अभियान चलाया गया गृह मंत्री अमित शाह के राज में। तो वैश्विक स्तर पर गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट शब्दों को डेथ ट्रायंगुलर और डेथ क्रीसेंट से प्रतिस्थापित किया गया। नशीले पदार्थों की आपूर्ति श्रृंखला के विरुद्ध एक निर्मम दृष्टिकोण अपनाया गया। मांग में कमी के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया गया और हानि न्यूनीकरण के लिए एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया गया। 2019 में एक 4 स्तरीय NCORD तंत्र और एक संयुक्त समन्वय समिति यानी JCC की स्थापना की गई। NCB ने 10 कार्यालयों में स्थानों पर राष्ट्रीय नारकोटिक K9 पुल के पहले चरण की स्थापना की। सिम ई पोर्टल, निदान एन कोड पोर्टल और बिसाग एन का उपयोग कर डेटा संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से नशीले पदार्थों पर पकड़ मजबूत की गई। एकीकरण दृष्टिकोण से एकीकृत दृष्टिकोण की ओर बदलाव किया गया। रसायन और उपकरण मंत्रालय, औषधि विभाग, जहाजरानी मंत्रालय, NCRB, NIA, भारतीय तटरक्षक बल, DRI, NMSC, ED और NTRO को शामिल किया गया। सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में समर्पित मादक द्रव्य विरोधी कार्य बल यानी ANTF का गठन किया गया। ड्रग नेटवर्क चार्टिंग और मैपिंग द्वारा नशीले पदार्थ को पूरी आपूर्ति जो श्रृंखला है उस पर नकेल कसी गई। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये पिछले 5 वर्षों में 14,000 करोड़ और 23,000 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए। 2019 से 24 के दौरान तकरीबन 1.1 लाख करोड़ और 7.37 मिलियन किलोग्राम से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ वो भी जब्त किए गए। वहीं 2019 से 24 के दौरान तकरीबन 49.9 करोड़ और 2.53 मिलियन किलोग्राम से भी अधिक मूल्य के मादक पदार्थ नष्ट किए गए। मानस पोर्टल और 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन 1933 उसे जारी किया गया। और इसी के साथ इस फिल्म में भी काफी ज्यादा काम गृह मंत्री अमित शाह कार्यकाल के दौरान किया गया। महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ काम किया गया। जम्मू कश्मीर में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की मांग उसे सुनी गई। 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली सभी 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में चालू किया गया। ये 1098 यानी चाइल्ड हेल्पलाइन सभी 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में एकीकृत किए गए। 8 शहर यानी दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद और लखनऊ में सुरक्षित शहर परियोजना में शामिल किया गया। 15,000 महिला हेल्प डेस्क यानी WHD
पहले से ही चल रही हैं। 827 एंटी मानव तस्करी इकाइयां यानी ASTU कार्यरत है। यौन अपराधी राष्ट्रीय डेटाबेस यानी NDSO 2.1 मिलियन यौन अपराधियों का डेटा निकाला गया और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की गई। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, गृह मंत्री अमित शाह के कार्यकाल के दौरान क्या कुछ उनकी उपलब्धियां रही, क्या कुछ उनके आप कह सकते हैं कि नेतृत्व में जो है काम किए गए, फैसले लिए गए, कई सारे ऐतिहासिक फैसले लिए गए, हर फील्ड में क्या कुछ उनका काम रहा। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।